तो देखिए यहां से v बराबर r ओमेगा जो हमें प्राप्त हुआ वह क्या है, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। अगर यहां से हमें v का मान चाहिए तो इस सूत्र का उपयोग कर लेंगे, ओमेगा का मान चाहिए तो r को इधर भेज देंगे, तो v बटे कितना हो जाएगा r। अब लेकिन यह देखिए किन बात के लिए सत्य है, ये जो आपका है केवल यह क्या है, यानी वृत्तीय गति के लिए ही ये फार्मूला लगता है। यह किसके लिए लगता है, फार्मूला हमेशा यह फार्मूला किसके लिए अप्लाई होगा, सर्कुलर मोशन के लिए ही अप्लाई होगा, दूसरे के लिए नहीं होगा। अगर यानी कि कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे भी ओमेगा बराबर v बाई आर कब होगा, जब v क्या हो, हमेशा इसके साथ क्या हो, परपेंडिकुलर हो यानी लंबवत हो। यानी कि यहाँ पे चाहे जिस बिंदु के साथ देख लें, केंद्र के साथ यह हर बिंदु कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश का। केंद्र के साथ हर बिंदु कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। यहाँ से कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। यानी कि यह हमेशा वृत्तीय गति के लिए ही लागू होता है, जब v का मान, जब v का वेग क्या हो, वेग जब इसके क्या हो, लंबवत हो। वेग हमेशा क्या हो, लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो। यानी कि यह तभी लागू होगा जब भी जो क्या हो, परपेंडिकुलर किसके हो, r के। जब r के परपेंडिकुलर भी होगा तभी यह लागू होगा। लेकिन अगर आपको मान लेते हैं कि यहां अगर दिखाना है तो आप तो सीधे सीधे लगा लेंगे। अगर वृत्तीय गति में आपको इसको अगर अप्लाई करना है तो आप तो सीधे सीधे इस सूत्र को लगा लेंगे। लेकिन अगर आपको कोई गति इस प्रकार से है, उदाहरण के थ्रू इसको समझते हैं। एक उदाहरण है कि कोई वस्तु की गति इस प्रकार से है, ये केंद्र है और ये आप इसका r है, और जो वस्तु की गति है, वो वस्तु का वेग जो v है वह इस दिशा में है। अब देखिए इस सूत्र को अगर अप्लाई करना होगा, यहाँ पे ओमेगा यानी कोणीय वेग की वैल्यू अगर ज्ञात करनी होगी तो यहाँ पर इस सूत्र को तो हम अप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि v हमेशा r के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है, 90 अंश का कोण नहीं बना रहा है। तो इसमें हम कैसे अप्लाई करेंगे, आपको याद हो हमने बताया था घटक करना। तो इस v का अगर हम घटक करेंगे तो एक घटक इसका इधर आएगा और यह एक घटक इसका इस साइड में आएगा। यहाँ अगर थीटा है तो एक घटक इसका इस साइड में आएगा और दूसरा घटक इसका इस साइड में आएगा। ये लंबवत घटक है और ये क्षैतिज घटक है। अब देखिए यहाँ से जब इसको घटक किया गया तो थीटा के साइड हमेशा हमने आपको बताया है cos आएगा, तो ये भी का घटक कर रहे हैं तो ये जो घटक है भी cos थीटा आ गया, और ये जो घटक है थीटा के अपोजिट है तो ये आ जाएगा भी sin थीटा। अगर यहाँ पे हमें ओमेगा लिखना है, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, ओमेगा लिखना है, तो इस सूत्र के माध्यम से भी परपेंडिकुलर यानी भी लंबवत चाहिए। तो इसमें भी लंबवत कौन सा है, लंबवत घटक कौन सा है, भी साइन थीटा है। तो ओमेगा को जब लिखना होगा तो हम लिख लेंगे यहाँ भी साइन थीटा, और बट्टे में कितना होता है r, जो कि त्रिज्या है, तो r कितना है, त्रिज्या है। यही अगर हमें ओमेगा को अगर एक कंडीशन ऐसा, ये तो हमारा फर्स्ट केस था। अब सेकेंड केस में हमें एक ऐसा एग्जांपल दिया जा रहा है कि जो कि जैसे ये समतल पृष्ठ है और यहाँ से u वेग से किसी पिंड को, किसी वस्तु को प्रक्षेपित किया जा रहा है u वेग से, तो यह क्या करेगा, इस तरह से आकर के गिरेगा। अब इसके लिए अगर हमें क्या लगाना हो, कोणीय वेग लगाना हो, तो हम कैसे लगाएंगे इसको। अगर थीटा पे यहाँ से प्रक्षेपित किया गया तो यहाँ पे देखिए हम जानते हैं कि जब किसी भी, एक चीज आप याद रखिएगा हमेशा कि जब किसी भी पिंड को प्रक्षेपित किया जाता है तो जितने वेग से यहाँ से वस्तु जाती है ठीक उतने ही वेग से यहाँ पर वस्तु आकर के गिरती है। क्या हमने बताया कि जब कभी भी किसी पिंड को प्रक्षेपित किया जाता है तो वह पिंड जितने वेग और जितने कोण से यहाँ से फेंका गया होगा उतना ही वेग और उतने ही कोण से यहाँ पे पृथ्वी पर गिरेगा, उतने ही वेग से पृथ्वी पर गिरेगा। अब अगर हमें यहाँ पे क्या लिखना है, इसका अगर हमें कोणीय वेग लिखना है तो कोणीय वेग कैसे लिखेंगे, यहाँ से देखिए हम इसका घटक करेंगे तो एक घटक तो इसका इस साइड में आ जाएगा और एक लंबवत घटक इसका इस साइड में आ जाएगा। इसके साइड थीटा है इसलिए यह हो जाएगा u cos थीटा, क्योंकि थीटा के साइड हमेशा cos और यह थीटा के विपरीत है, तो यह आपका हो जाएगा u sin थीटा। अब इसका अगर ओमेगा लिखना है तो इसका लंबवत घटक, ये तो लंबवत है नहीं, और इसका r है, r जो क्या है, रेंज, इसको हम क्या कहते हैं, रेंज। आपको याद हो हम प्रक्षेप्य गति जब पढ़ा रहे थे तो रेंज का जो फार्मूला था r बराबर कितना आया था आपका, r बराबर आया था u² sin 2 थीटा बटे g आया था।
तो यहां से ये क्या है, रेंज है, तो यहाँ पे हाँ, हम कौन सा घटक लेंगे, लंबवत वाला घटक लेंगे, जो कि आर के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, आर के लंबवत हो। तो आर के लंबवत कौन सा है, यू साइन थीटा है, तो यह हो जाएगा यू साइन थीटा बटे में कितना हो जाएगा आर, और आर क्या है यहाँ पे रेंज है, और रेंज का सूत्र हमारा क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो यहाँ से आर का वैल्यू रख लेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे जी, तो ये आपका हो जाएगा यू साइन थीटा बटे ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे यहाँ आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, और बटे में जी है तो ऊपर में चला जाएगा जी, यहाँ से u के स्क्वायर से u कट जाएगा, और तो यहाँ से ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा, साइन थीटा बटे साइन 2 थीटा, और ऊपर में साथ में कितना आ जाएगा जी। तो जब कोई वस्तु किसी विशेष कोण पर गति कर रही हो तो उसमें हम कोणीय वेग को इस तरह से अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आवर्तकाल और आवृत्ति के बारे में हम समझते हैं। आवर्तकाल बराबर होता है आपका कि एक चक्कर में लगा समय, एक चक्कर में कोई वस्तु अगर वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है तो एक चक्कर पूरा करने में उस वस्तु को जितना समय लगता है वह क्या कहलाता है, आवर्तकाल। और अगर आवृत्ति की बात करें तो एक सेकंड में चक्करों की संख्या, आवृत्ति बराबर होता है एक सेकंड में चक्करों की संख्या, यानी कि आवर्तकाल क्या होता है कि एक चक्कर में कितना समय लगा, आवृत्ति बराबर होती है कि मैंने आपको एक सेकंड का समय दे दिया और आपसे पूछा कि एक सेकंड में आपने उस वृत्ताकार मार्ग पर कितने चक्कर लगाए, तो वह इसकी क्या कहलाएगी, आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी यानी एफ से, और आवर्तकाल को प्रदर्शित करते हैं टी से। तो एक चक्कर में लगा समय, यहाँ से अगर हम कोणीय वेग की बात करें तो यहाँ से हम कोणीय वेग की बात करें ओमेगा की, तो ओमेगा बराबर क्या होता है, कोणीय विस्थापन यानी कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल, कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। तो एक चक्कर में जो समय लगता है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आवर्तकाल कैपिटल टी से। और कोणीय विस्थापन इसका क्या है, ओमेगा का। अगर ओमेगा की बात करें यहाँ से डेल्टा थीटा की, तो कोणीय विस्थापन एक चक्कर की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई वस्तु एक चक्कर यहाँ से घूम करके यहाँ तक आ जाती है तो वह कुल कितने का कोण बनाएगी, 360 डिग्री का कोण बनाएगी। और देखिए एक तो आपका होता है कोण और दूसरा आपका होता है रेडियन। कोण और रेडियन दो चीज होता है। जैसे कोण अगर 180 अंश है तो उसको अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम पढ़ेंगे पाई रेडियन। अगर 360 है, 360 अंश है तो इसको हम 2 पाई पढ़ेंगे। यानी 180 किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। तो 360 किसके बराबर होगा, 2 पाई। इसी प्रकार से 90 कितना होगा, आधा पाई यानी पाई बाई 2। इसी प्रकार से 60 कितने का होगा, 60 आपका होगा पाई बाई 3 का होगा। इस तरह से पाई और रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ थीटा कितना है, 360 डिग्री का है, और 360 में कितने पाई होते हैं, 2 पाई होते हैं। तो 360 को हम कितना लिख लेंगे, 2 पाई बटे समय। एक चक्कर में जो समय लगता है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, टी से। तो ओमेगा का एक सूत्र और आ गया कोणीय वेग का, 2 पाई बटे टी, जहाँ पे 2 पाई क्या है, कोणीय विस्थापन। तो एक चक्कर पूरा करने में कितने कोण तक वस्तु घूम जा रही है, 360, और 360 को 2 पाई कहते हैं। तो 2 पाई बटे कितना हो जाएगा, टी। अब देखिए आवृत्ति बराबर क्या होता है, आवृत्ति बराबर होता है एक सेकंड में चक्करों की संख्या। क्या होता है, एक सेकंड में चक्करों की संख्या। देखिए टी समय में कितना चक्कर लगा रहा है, एक चक्कर। टी समय में कितना चक्कर लगा रहा है, एक चक्कर। तो एक सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, 1 बटे टी चक्कर। देखिए जैसे अगर 5 पेन की कीमत 25 रुपए है तो एक पेन की कीमत 25 बटे 5। अगर आपका 5 पेन कितने में मिल रहा है, 25 में, तो एक पेन कितने में मिलेगा, 25 बटे 5 यानी 5 रुपए में। यानी कि 25 में 5 का हम भाग दे देते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर टी समय में एक चक्कर लगा रहा है तो एक सेकेंड में एक यहाँ किए तो 5 नीचे चला गया, तो एक यहाँ किए तो टी नीचे चला गया, यानी 1 बटे टी।
तो यहाँ से आवृत्ति बराबर, तो यहाँ से आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में चक्करों की संख्या इतने चक्कर, और एक सेकंड में जो चक्करों की संख्या होती है उसे आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो f बराबर कितना आ गया 1/t, f बराबर कितना आ गया 1/t। अगर इसको ओमेगा के क्रम में लिखना चाहें तो ओमेगा बराबर कितना होता है 2π/t, और 1/t को हम क्या कहते हैं f, 1/t क्या कहलाती है f। तो इस 1/t के जगह पे भी इसको 1/t हम बोल सकते हैं कि नहीं, 1 में गुणा करेंगे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 1/t को हम f बोल सकते हैं, और 2π यहाँ है तो ये आपका हो जाएगा 2π इंटू में f। देखिए आपको बहुत से टीचर बताए होंगे कि ओमेगा बराबर होता है 2πf और ओमेगा बराबर होता है 2π/t, लेकिन इतने लॉजिकली आपको कोई नहीं समझाया होगा आज तक। तो ये मैंने एक लॉजिकली समझाया है इसको, आवर्तकाल और आवृत्ति को। तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट बनता है, आप एक अपना विशेष समय निकाल करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा। तो मैं यहाँ पे देखिए 4 एग्जाम्पल लिखा हूँ, चारों एग्जाम्पल को देखते हैं कि क्या यह सत्य है अथवा असत्य, सत्य असत्य हमें बताना है। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल जो है ओमेगा बराबर v/r, तो ओमेगा बराबर v/r, यह क्या संबंध सही है? बिल्कुल नहीं सही है, यह असत्य है, क्योंकि यहाँ पे v जो है हमेशा किसके लिए होता है? परपेंडिकुलर के लिए होता है। तो दूसरा वाला आपका सही होगा, पहला वाला असत्य होगा, क्योंकि ओमेगा यानी कोणीय वेग का हम जब भी फार्मूला लिखते हैं तो r और v हमेशा क्या होता है? v जो हमेशा होता है परपेंडिकुलर होता है किसके? r के। v हमेशा परपेंडिकुलर होता है r के, तो ये वाला आपका गलत होगा, ये वाला सही होगा। दूसरे क्रम में अगर हम इसको देखें तो v बराबर कितना है? r ओमेगा, सदिश वेक्टर v बराबर r इंटू सदिश वेक्टर ओमेगा। क्या यह कथन सत्य है? देखिए इसमें क्या है कि अगर v पे हम सदिश वेक्टर लगाए हैं और ओमेगा पे सदिश वेक्टर लगाए हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि क्या v की दिशा और ओमेगा की दिशा क्या एक ही है। अगर दोनों की दिशाएं समान होंगी तब तो हम ऐसा लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर एक वेक्टर यहाँ है एक वेक्टर यहाँ है तो दोनों की दिशाएं हमेशा क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अगर दोनों की दिशाएं समान हैं तब तो यह सही है, अन्यथा नहीं है। तो यहां से v की जो दिशा देखेंगे तो इस तरह है इस बिंदु के लिए, और इस बिंदु के लिए ओमेगा की दिशा देखें तो यह इस तरह से घूम रहा है। हम सीधे हाथ की उंगलियों को ऐसे घुमाएंगे तो अंगूठा बता रहा है ओमेगा की दिशा, अंगूठा आ रहा है आपका बाहर की ओर, तो इस बिंदु पर इसकी दिशा किधर है? आपकी ओर आ रहा है, तो इसको बिंदु में दर्शा रहे हैं, यानी इसकी दिशा इधर है और वेग की दिशा इधर है। एक दूसरे के समान नहीं है, एक दूसरे के लंबवत हैं। यहाँ पे आपका जो है v है परपेंडिकुलर है ओमेगा के, इसलिए यह कथन असत्य है, क्योंकि इन दोनों की दिशाएं समान नहीं है। चौथा एग्जाम्पल है वह देखिए, इन दोनों पे वेक्टर लगा हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि इसकी दिशा इन दोनों की दिशा के समान होनी चाहिए। अब इसकी दिशा देखिए, यह क्रॉस गुणन है, और हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था क्रॉस गुणन में की दिशा ज्ञात करने के लिए। तो इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए सीधी हाथ की उंगलियों को पहले वाले की तरफ फैलाते हैं, दूसरे वाले की तरफ घुमाते हैं, तो अंगूठा बताता है इन दोनों की दिशा। तो देखिए ओमेगा किधर है? इस बिंदु पर ओमेगा बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ हम उंगलियों को फैलाए, बाहर की तरफ हम उंगलियों को फैलाए। r किधर है? r की दिशा किधर है? r आपका अंदर की ओर है, तो बाहर की तरफ फैलाए, अंदर की ओर घुमाए, तो अंगूठा आ रहा है ऊपर की ओर। इस बिंदु पर r की तरफ फैलाया, बाहर की तरफ घुमाया, ऊपर आ रहा है, और ये यही आपकी v की दिशा है, और यही आपका दिशा आ रहा है ओमेगा इंटू r की। ओमेगा बाहर की तरफ घुमाए, अंगूठा आपका बता रहा है, तो v की भी दिशा इधर है, v की भी दिशा इधर है, और ओमेगा इंटू r की भी दिशा इधर है, यानी कि यह जो संबंध है सही है। यह संबंध क्या है? सही है। और यह संबंध गलत है, यह संबंध सही है, यह संबंध गलत है। तो इस प्रकार से हम चारों एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।